पाउल को क्या चला गया अभी पाउल आए तेरी क्लास में आनी आई क्या ये आवाज आ रही है हेलो यस पाउल तू क्यों नहीं बोल रहा क्या हो गया धर्मवीर कैसे हो आप मीन मीडियन मोड वाला एक फार्मूला बता देना मैंने आपको क्या था फार्मूला मोड इक्वल टू हाँ ये वाला फार्मूला
आगे क्या सभी मोबाइल रख ले जेब में। स्टूडेंट अब अगर मैं ये कहूं कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर है, देखो एक बात तो ये है आप लोगों के लिए स्पेशल ऊपर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, प्लस टू पास आउट है और वही रिपीटेशन ही कर रहा हूं मैं। 8 लाख बच्चे पेपर देंगे जब आप पेपर दोगे, कितने टॉपर वो बच्चे होंगे यू कांट इमेजिन। तो एक एक्सक्यूज तो मैं रख ही नहीं सकता अपने पास कि बहुत सारा काम होता है करने के लिए। अगर बहुत सारा काम तो होगा ही, आपके पास प्लस टू का भी काम है करने को, तो मैंने इसको करना पड़ेगा, अब और कोई चारा नहीं है। और 8-9 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स सैटरडे और संडे को आपने लगभग ज्यादा नहीं तो 70-80 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के किए ही होंगे, किए थे नहीं किए थे? और वो आते 60 हुए थे कि नहीं हुए थे? कितने किए थे? 100 हो गए थे? कितने क्वेश्चन मीन मीडियन मोड जो अपने साथ में डिस्कस करे थे उससे अलग थे? लगभग सारा वही था, है ना? तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि स्टैटिस्टिक्स में अगर देखा जाए ना तो और बहुत सारी नॉलेज है और कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज है। तो वैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, समझाऊंगा भी, लेकिन आपने उसको दिमाग में ज्यादा हैवी नहीं रखना है। समझ में आएगी तो वेल एंड गुड, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन किस बात से जुड़े हैं, वैसे समझने की उसको पूरी कोशिश करेंगे और वो कोई मुश्किल चीज भी नहीं है, तो थोड़ी सी ना इंटरेस्ट से बाहर की है। मीन मीडियन मोड, डेविएशंस, तो 60 ऐसे ही सेंटेंस मुंह से निकलते चाहिए कि 100 क्वेश्चन कर दिए थे। जब उनको करने के लिए 4 घंटे लगे, चाहे 5 घंटे लगे, चाहे 6 घंटे लगे, करना है तो करना, कोई चारा नहीं है। और जब मुझे पता है कि पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं और पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो मैं लापरवाह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अब मैं इन टर्म से हाईली फैमिलियर हो चुका हूं कि सर अब आप चाहे मेरे को ओनली ऑब्जर्वेशन दे दो तो भी मैं आपको फटाफट बता सकता हूं ये सातों चीजें कैसे निकालनी है। अगर आप मेरे को ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी दोगे तो भी मैं फटाफट बता सकता हूं कि फटाफट ये सातों चीजें कैसे निकालनी है। लेकिन अगर आप मेरे को क्लास दोगे और फ्रीक्वेंसी दोगे तो मैं आपको मीन मीडियन मोड बता सकता हूं। मेरे को मीडियन का फार्मूला पता है, L प्लस में n/2 माइनस C अपॉन में F इंटू में H। मेरे को मीडियन का मोड का फार्मूला पता है, L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो मेरे को सारे फार्मूले पता हैं। और इन सबसे बड़ी बात है सर पेपर में डाटा नहीं दिया जाएगा, ये पेपर में डाटा दिया जाएगा लेकिन स्टेटमेंट के रूप में दिया जाएगा। पेपर में डाटा ऐसे नहीं कहेगा ये ऑब्जर्वेशन बताइए, ये चीज बताओ। पेपर में आपको स्टेटमेंट के रूप में चीजें दी जाएंगी। तो सर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी जहां पर हम स्टेटमेंट को स्लोली पढ़ते हैं। आदतों के ऊपर काम भी सिखा दिया कौन सी आपको आदतें बनानी है। जब भी हमको कोई ऐसी चीज दी जाती है जिसका फार्मूला पता होता है तो ब्रेक, यानी कि सारा काम कहाँ पे है कि ब्रेक कहाँ लगानी है, कहाँ लगेगी ब्रेक। सर जी जब भी हमको पढ़ते पढ़ते कोई ऐसी चीज मिलेगी, फॉर एग्जांपल किसी ने कहते हैं वेरिएंस इक्वल टू 10 है तो मैं रुक जाऊंगा। मैं क्यों रुकेगा? क्योंकि सर इसका फार्मूला होता है। मैं फार्मूले को एग्जीक्यूट करूंगा वहां पर और फिर दी गई चीजों को पुट करूंगा तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। तो एक ब्रेक वहां पर, और एक मिनट को कोई कह देगा ओए जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, वहां पर भी रुक जाऊंगा। मैंने कहा क्यों रुकेगा? क्योंकि सर जब भी आप मेरे को कोई अल्फाबेट इंट्रोड्यूस करते हो ये कह के ये तो ये है, तो पहले मैं वो चीज निकालता हूँ और उसको उसके बराबर पुट करता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ। तीसरी आदत क्या, अगर आप मेरे को n ऑब्जर्वेशन दे दोगे या बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दे दोगे तो मैं उनके ऊपर काम नहीं करूंगा, मैं तो 2 या 3 ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही काम करूंगा और अपना आंसर निकालूंगा और हर ऑप्शन में n की वैल्यू पुट कर दूंगा
अगर 2 ऑब्जर्वेशन पे काम किया तो 2 पुट कर दूंगा, 3 ऑब्जर्वेशन पे काम किया तो ऐसी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 3 पुट कर दूंगा। तो यस और नो। तो ये हमने आदतों के ऊपर भी काम कर लिया था आपके साथ बैठ के, मैंने ये सातों चीजें निकालनी भी सीख ली हर किसी के ऊपर, और आपको बोल भी दिया था कि आपने 100 क्वेश्चन करने हैं तो वो करे होंगे आपने, है ना। लेकिन अब कुछ और अच्छी बातें डिस्कस करते हैं, और हमने एक पाई चार्ट भी डिस्कस किया। अब एक बार हम क्वेश्चन नंबर देख भी सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, 86, 87, 88, 89, ये वाले क्वेश्चन भी देख लो। अगेन आज भी हम थोड़े से पिछले काम के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ी थोड़ी नई नई चीजों को भी सीखेंगे, लेकिन मेन चीज अपनी यही है। अब क्वेश्चन नंबर देखना एक बार 85, 86, 87, 88। देखो मेरे को एक पाई चार्ट दे दिया और मैंने आपको, अब पाई चार्ट की स्टडी करनी मेरे को आनी चाहिए और उससे रेलेवेंट मेरे को, उससे रिलेटेड मेरे को क्वेश्चन का आंसर भी करने आने चाहिए। अब उसने मेरे को क्या दिया है, अब नॉर्मल लोगों को तो एक पाई चार्ट दिखेगा, पर मेरे को स्टडी और मेरे को अपने दिमाग को इतना तेज बनाना है कि सर आप एक ही ग्राफ के ऊपर स्टडी करना सिखा दो, फिर कैसे कैसे कोई भी ग्राफ आएगा मैं उसको कर लूंगा डिस्कशन। देखना उसने यहाँ पर बोल दिया 90 डिग्री, ये दे दिया 45 डिग्री, ये दे दिया 30 डिग्री, ये दे दिया 120 डिग्री। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। और उसने मेरे को बोल भी दिया ए क्या है, एग्रीकल्चर, बोलो ना यार। बी है इंडस्ट्री, ई एजुकेशन, एजुकेशन को सी से रिप्रेजेंट कर रहा है। डी हो गया एम्प्लॉयमेंट, और ई हो गया मिसलेनियस। अब देखो टोटल एलोकेशन, मतलब टोटल को, जो भी मेरे को टोटल दिया जाता है ना उसको किसके बराबर बोलना होता है अपने, 360 के बराबर बोलना होता है, यस और नो। जब भी हम पाई चार्ट को डिस्कस करते हैं तो टोटल को क्या बोलना होता है, 360 डिग्री बोलना होता है, और यस और नो। और 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी होती है। अब यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, इसको डिवाइड कर दो 360 से, तो कितनी आ गई, 100 आ गई, नहीं आ गई, यस और नो। तो अब सबकी वैल्यू निकाल दे। सर अभी तो मेरे को ये 90 डिग्री दिख रहा था, अब 1 डिग्री पे मेरे को वैल्यू पता लगी कितनी है, 100, तो 90 डिग्री पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9000। तो यानी कि 9000 पे कहां चले गए, 9000 करोड़ कहां चले गए, ए के पास। अब उसी प्रकार 45, अब इधर भी वैल्यू पुट कर दे। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4500, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3000, और यहाँ पर 120 को अगर मैं 90 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12000। अब टोटल कितने थे 36000, तो 12 और 9 कितने हो गए 21, 21 और 7, और वैसे यहाँ पर एंगल कितना होएगा सर, टोटल था 360, 210, 240, 285, तो ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा आई थिंक। अभी 75 डिग्री हो जाएगा तो 750 करोड़ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यस और नो। तो अगेन खेल की शुरुआत कैसे होती है, टोटल को किसके बराबर पुट कर दो, 360 के बराबर पुट कर दो डिग्री के, 1 डिग्री की वैल्यू निकालते हो, जब 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, वो तो चलिए यहाँ पर 1000 आ गई, बाई चांस यहाँ पर 15 आ जाती, 15 आ जाती, तो मैं 15 को मल्टीप्लाई करता, 15 को 15 को 15 को 15 को, समझ में आ गई नहीं आ गई बात। तो मैंने डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब उसकी बकवास सुनूंगा, अब देखना उसकी बकवास। क्वेश्चन देखो एक बार, अब क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि बता व्हिच हेड इज एलोकेटेड, कह रहा है किसको मैक्सिमम फंड मिला, तो मैक्सिमम फंड तो सीधी सी बात है जिसका एंगल सबसे बड़ा होगा, तरीके 120 डिग्री, 120 डिग्री किसका, डी, डी का मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट, यस और नो। अगला क्वेश्चन देखना, कह रहा है एजुकेशन को कितने रुपए मिले, एजुकेशन का मतलब है सी, तो सी को कितने रुपए मिले 3000 करोड़, यस और नो।
अब कह रहा है एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट को मिलाकर, अब एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट को मिलाकर यानी कि ए और डी को मिलाकर, ए और डी को मिलाकर, तो इन दोनों का सम कर दो तो कितना हो जाएगा 21,000 करोड़ हो जाएगा, यस और नो। अब कह रहा है कितने ज्यादा पैसे एलोकेटेड हुए मिसलेनियस को एजुकेशन से, यानी कि मिसलेनियस और एजुकेशन के बीच में वो क्या मांग रहा है, डिफरेंस मांग रहा है, डी और सी के बीच में डिफरेंस मांग रहा है। अब डी और सी के बीच में डिफरेंस कितना है 9,000 का, समझ में आई कि नहीं आई बात, यस और नो। 9,000 का नहीं है, टैक्स मनी इज एलोकेटेड टू, हाँ मिसलेनियस और एजुकेशन, मिसलेनियस और एजुकेशन डी और सी के बीच में नहीं, हाँ भी हाँ ई और सी के बीच में, अब ई और सी के बीच में गैप देख लो, यहाँ पे 750 था, नहीं 7500 था, तो 7500 था 3,000 तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और यस और नो। तो यहाँ पर कैसे आपको सिखाया गया है कि किस प्रकार डिग्री को आपने खत्म करना है, डिग्री को खत्म कैसे करना है, टोटल को 360 के बराबर पुट कर देना, एक डिग्री की वैल्यू निकाल देना, फिर वहां पर डिग्री खत्म कर देना, और यस और नो। अब क्वेश्चन नंबर देखना है एक बारी, 73rd भी देख लो, कोई रैंडमली हम देखते रहते हैं क्वेश्चन, वही आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे आपको 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन किस बात में दिखेंगे, यही मीन मीडियन मोड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह के दिखेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है चीजें। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, वेरिएंस देखना डाटा का, डाटा कौन सा दिया हुआ है, चीजों को नजर से नहीं देखना होता, नजरिए से देखना होता है, 2 4 5 6 और 7 कह रहे हैं इनका जो वेरिएंस है 2 4 5 6 और 17 है, कह रहा है इनका जो वेरिएंस है वो बी है, मैंने कहा ठीक है वेरिएंस बी है। वैसे तो अपनी आदत क्या कहती है सर जी, जैसे आपको अल्फाबेट मिलता है तो उसको एग्जीक्यूट करो, बी निकाल भी तो फटाफट, यस और नो। अब एक बार देखना, अब उसने कहा 4 8 10 12 और 14, अब ध्यान से सुनियो, सर जी इसका वेरिएंस भी है, तो देखो आप इसका वेरिएंस मांग रहे हो, यानी कि आपने ऑब्जर्वेशन का क्या कर दिया, डबल कर दिया कि नहीं कर दिया, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ऑब्जर्वेशन को अगर मैं 2 ऐड कर दूं या 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, वो वाली चीजें बताई थी कि नहीं बताई थी। तो मीन मीडियन मोड क्या फर्क पड़ता है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ता है, यस और नो। तो अगर मैं ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ता है सर, जिससे आप जो पहले वेरिएंस था ना उसकी मल्टीप्लाई कर दो, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो जिससे आपने ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं किया ना उसके स्केल से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 4 भी आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यस और नो। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे किया गया है सर, वही एक छोटी सी बात थी जो आपने हमसे डिस्कस की हुई है, और यस और नो। चल क्वेश्चन नंबर आप देख लो 89th में भी आपसे वो क्या मांग रहा है, मीडियन मांग रहा है, तो ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मीडियन हम बता देंगे। चल 90th क्वेश्चन देख लो, कह रहा है अर्थमेटिक मीन बता 16 नेचुरल नंबर का, तो बता सकते हैं 16 नेचुरल नंबर का मांग रहा है, पहले 16 तो वही फार्मूला क्या था n × n + 1 डिवाइड बाय 2, वो तो सम का था और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे n से। बेटा मोबाइल ओपन करके देख लो ना, तो वो क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ ये जरूरत नहीं उनको देखने की। तो हम बार बार क्या स्टडी कर रहे हैं, मीन मीडियन मोड से रिलेटेड। अब क्वेश्चन नंबर देखना, क्वेश्चन नंबर से 74 देख लो, क्वेश्चनों की संख्या अनगिनत होती है और पता नहीं वो कैसा कोई सा सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे देगा, लेकिन अगर मेरी आदत होगी तो मैं बड़े प्यार से उस क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। तो स्टैटिस्टिक्स के अपने 2 पार्ट हैं, एक पार्ट यही जो हमने डिस्कस कर लिया और एक पार्ट अभी हमने डिस्कस करना है, उसको भी बड़े प्यार से डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर अगर मैं 74 देखूं तो देखना 74 में क्या बोल रहा है, कह रहा है 7 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 10 है, मैं अगली लाइन पढ़ता ही नहीं, क्योंकि मेरे को जब भी मैथ में कोई चीज दी जाती है तो मैं तो वहां पर फार्मूला लगाने में विश्वास रखता हूँ। अब उसने मेरे को मीन दिया 10, तो मैंने कहा मैं तो फार्मूला लगाऊंगा, सम ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, सम ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस मिल गया मेरे को, कितना मिल गया 70 मिल गया कि नहीं मिल गया, यस और नो। अब अगली लाइन पढ़ूंगा, अगली लाइन पढ़ना, कह रहा है 3 ऑब्जर्वेशन का मीन 5 है,
कह रहा 3 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 5, फिर मैं पढ़ता ही अगली लाइन, यहाँ पर भी फार्मूला लगाऊंगा, सम ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहां से सम ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस कितना आ गया 15 आ गया। अब मैं पढ़ूंगा अगली लाइन, अब वो ये कह रहा है कि मीन बता 10 ऑब्जर्वेशन का, यानी कि वो मर्ज कर दिया। सर जी इन दोनों को अगर आप मर्ज करोगे तो 3 ऑब्जर्वेशन का सम था 15, इनका था 70, तो सम कितना हो जाएगा 85 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी 10, तो आपका नया मीन कितना आ जाएगा 8.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो किस तरह मैंने टुकड़ों में पढ़ा और टुकड़े टुकड़े में अपना आंसर निकलते गए और अपना नेट आंसर आ गया। और यस और नो, तो अगेन अगले 2-3 दिन तक डेली के 20-25 क्वेश्चन मेरे को इन्हीं 7 टर्म से वेट करने ही हैं, और या मत करो। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं सर, काबिलियत का मतलब ये नहीं होता कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, काबिलियत का मतलब है जितना काम कर लिया उसको शिद्दत के साथ कर लो और अपने मन में ये वाली फीलिंग लो, अब चाहे वो चाहे कैसी भी स्टेटमेंट बना दे, मैं करने के लिए क्या होगा, कैपेबल होगा। इस फीलिंग्स को लाने के लिए मेरे को पढ़ना होता है। अगर ये फीलिंग 15 क्वेश्चन में आ रही है, 20 में आ रही है, इट्स ओके, लेकिन अगर ये फीलिंग 50 क्वेश्चन में नहीं आ रही है ना, तो वो बेवकूफी है, क्योंकि अब आपके सामने है कि पेपर में कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर अब मैं क्वेश्चन नंबर देखता हूं, चलो मैं नया कंसेप्ट ही सीखता हूँ, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये 7 तरह की टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आप खुद भी देखते रहेंगे, और कोई भी डाउट आता है मेरे को शेयर करो और अपना लंच टाइम के दौरान या इवनिंग टाइम में अपना कभी भी डिस्कस करो। लेकिन ये क्वेश्चन करने हैं मुझको। देखो अब नई चीज सीखते हैं आप। नई चीज क्या है, अब की बार ना मेरे को 2 तरह का डाटा दे दिया। कितने तरह का डाटा दे दिया, 2। तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी 5 ऑब्जर्वेशन दे दी, यहाँ पर भी 5 ऑब्जर्वेशन दे दी। अब वो मुझे क्या कहता है, मुझे ये कहता है कि इसका भी मीन बता, इसका भी मीन बता, इसका भी वेरिएंस, इसका भी वेरिएंस, यानी कि मैं सातों चीजें इसके ऊपर निकाल सकता हूँ, सातों चीजें इसके ऊपर निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, यस और नो। लेकिन अब उसने मेरे को ये कह दिया कि इनके बीच में रिलेशन बता, इनके बीच में क्या है। अब रिलेशन क्या हो सकता है, रिलेशन तो डायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है, रिलेशन तो क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है, और रिलेशन क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट, कोई रिलेशन नहीं भी हो सकता, ये आपस में इंडिपेंडेंट है सर, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब मुझे क्या पता लगेगा कि उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है कि इनडायरेक्ट रिलेशन है कि वो आपस में एक दूसरे की इंडिपेंडेंट है। उसके लिए एक टर्म को बनाया गया, और वो टर्म क्या थी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसके लिए क्या बनाई गई है, कि टर्म बनाई गई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उतार लो इसको साथ साथ। एक नई टर्म आ चुकी है आज, तो मेरे को अब उस टर्म का मतलब भी पता लग गया, यानी कि ये टर्म मेरी हेल्प करेगी, किस में हेल्प करेगी, अगर 2 तरह का डाटा दिया जाता है तो उनके बीच में रिलेशन कैसे निकालती है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो मेरी हेल्प करेगी ये बताने में।
अब आर निकालते कैसे हैं उस, अभी मेरे को फार्मूले याद रखने हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कैसे आते हैं। आर निकालने के दो तरीके हैं स्टूडेंट्स। आपके पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे, फार्मूला को सबसे पहले डिस्कस करना है। इसका फार्मूला आर का ये होता है, एक बार इसको रन कर दूं मैं, ये मेरे को फार्मूले याद रख रहे हैं आर के। फार्मूला ये है एन सफाई से इस फार्मूले को याद रख लेना। अब एक बात बताओ, देखो यहां पर क्या है, यहां पर खेल क्या है, अब यूं नहीं है, अब हम प्लस 2 क्लास के बच्चे थोड़े ना जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, या प्लस 1 में जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे वहां पर तो कहते थे बता, ये निकाल के बता, तो फार्मूले को बच्चे याद करते थे, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग काम करते थे। फार्मूले के अकॉर्डिंग काम क्या करना, अब मेरे को अगर ये चीज दिख रही है तो इसका मतलब क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा भाई, समेशन एक्स वाई का मतलब क्या है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, उनका ऐड करो और उसको यहां पर पुट कर दो। एन की जगह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन की जगह 5 पुट करो। इसका मतलब क्या है सर, इसका सम करो। इसका मतलब क्या है, इसका सम करो। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है आप ये जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है ना उनका स्क्वायर करो और उनका सम करो और उनको यहां पर पुट कर दो। यस और नो। और वाई आई के स्क्वायर का मतलब क्या है सर, इसका स्क्वायर करो और उसको यहां पर पुट कर दो। सर इसका जो सम आया उसका होल स्क्वायर यहां पुट कर दो। तो ये थोड़ा एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि आपको दो तरह का डाटा देगा और आपको ये कहेगा कि आर की वैल्यू निकाल के दिखाओ, ऐसा पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा बस। लेकिन आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। अब पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है उसको देख लो, पेपर में सीधा आपको वैल्यू देगा। जैसा मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, वैल्यू दे दी उसने आपको डायरेक्ट, एक बार इसको मतलब कर रहा हूं मैं, ये रिलेशन की बात पता लगी ना। अब रिलेशन क्या हो सकता है, डायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन और इंडिपेंडेंट। अब मुझे कैसे पता लगेगा रिलेशन कैसे है, तो उसके लिए आर डिसाइड करेगा। अब मेरे को देखो क्वेश्चन क्या नजर आया, मेरे को उसने समेशन एक्स दे दिया, समेशन एक्स दे दिया 4, समेशन वाई दे दिया 3, समेशन एक्स के दे दिया 8, समेशन वाई के दे दिया 9 और समेशन एक्स वाई क्या दे दिया उसने मेरे को। आपको सारी वैल्यू देगा वो और वो ये कहेगा आर बता। जिस तरह उसने आपको ये सारी वैल्यू दे दी और कह रहा है आर बता, अब आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। अब बस आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करना है एक बारी। एन की जगह क्या पुट किया आपने, एन कितना था, एन है 10, बस आपको वैल्यू पुट करनी है 10। एक्स वाई कितना हो गया, 3 हो गया, माइनस में ये 4 गुना में 3 हो गया, अंडर रूट में यहाँ पर एन, एन कितना 10, 10 गुना में 8 माइनस में ये हो जाएगा 16, 10 ये हो जाएगा 9 माइनस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो कितना हो गया 30, 30 माइनस 12 18 अपॉन में 80 माइनस 16, 80 माइनस 16 तो ये 64 हो जाएगा, 90 माइनस 9 81 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 18 अपॉन में अलग अलग कर दूंगा, 64 का 8 हो जाएगा और इसका 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, 1 पर 4 आगे नहीं आ गया, यानी कि 0.25 आगे नहीं आ गया। यस और नो। तो आपको ये डायरेक्ट वैल्यू देगा। हाँ तो यहाँ पर हम क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर ये हुआ मेरे को एक आर का फार्मूला पता लग गया। अब सर मेरे को कैसे पता, आर का फार्मूला तो पता लग गया, वैल्यू भी निकाल दी, लेकिन अब मुझे कैसे पता लगेगा इनके बीच में रिलेशन क्या है। अब जब आर की वैल्यू आप कभी भी निकालोगे ना वो -1 और 1 के बीच में आती है, -1 और 1 के बीच में आती है। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, आर की वैल्यू
आर की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, आर की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, और आर की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 भी आ सकती है। 3 केस हो गए कि नहीं हो गए? अगर सर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो इनडायरेक्ट रिलेशन है, और अगर आंसर 0 आएगा तो मैं कहूंगा उनके बीच में क्या रिलेशन है, इंडिपेंडेंट। उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है आपस में, वो एक दूसरे के क्या है, इंडिपेंडेंट। सर एक तो ठीक है, आपने मेरे को आर की वैल्यू निकालने का फार्मूला बता दिया, लेकिन ये डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, थोड़ा ये और समझा दो। अब डायरेक्ट रिलेशन ये मत किया करो ना जो ये करता है प्लीज। अब डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल दो तरह के डाटा आए, अब वो दो तरह के डाटा क्या आ गए। फॉर एग्जांपल एक बंदा डाटा लेके आया है, मार्केट की 5 शोरूम पे विजिट किया, वो डाटा लेके आया कि उसने 5 लगातार दिन कितने कितने हीटर बेचे, कितने कितने हीटर बेचे। और एक बंदा डाटा लेके आया, उसने कितने लगातार एसी बेचे। तो उसने जब डाटा एक अपने ओनर को लाके दिया तो उसका ओनर देख रहा है यार एक की संख्या ज्यादा, एक की बिक्री ज्यादा हुई है, एक की सेल ज्यादा हुई है, और एक की सेल क्या हुई है, कम हुई है। जब दो तरह के डाटा अलग अलग ट्रेंड दिखाए, यानी कि एक तो बढ़ता जा रहा है दिन के साथ साथ सेल, और एक क्या होते जा रहे हैं, सेल में कमी आती जा रही है, तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। समझ में आएगी नहीं एक बात। अब गर्मियों के दिन है, अब आप ये फील कर ही सकते हैं कि एसी हो या कूलर हो, इसकी बिक्री तो बढ़ेगी। अब गर्मियों के अंदर हीटर वगैरह कौन खरीदेगा, उसकी तो नहीं बिकेगी। तो यानी कि डाटा इस प्रकार का कि फ्रिज हुआ या कूलर हुआ या एसी हुआ, और ये क्या हुआ, गीजर हुआ या हीटर हुआ। तो अगेन उस तरह का रिलेशन मेरा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट रिलेशन, की दिन के बढ़ने के साथ साथ एक की संख्या बढ़ती जा रही है और एक की संख्या क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। और ये कौन डिसाइड करेगा, आर की वैल्यू। अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मैं कहूंगा उनका डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या आएगा, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है फॉर एग्जांपल फ्रिज की सेल और एसी की सेल। अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, गर्मियों के दिन होंगे, तो सीधी सी बात है दोनों की सेल क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जब डाटा इस प्रकार का होगी, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों सेम ट्रेंड दिखा रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों घट रहे हैं, तो उस रिलेशन को मैं क्या कहता हूँ, इनडायरेक्ट रिलेशन कहता हूँ। यस और नो। तो उसका फैसला कौन करेगा, ये आर डिसाइड करेगा। यानी कि जब एक कंपनी का ओनर था, उसने अपने दो चेलों को, दो एम्प्लॉय को जब मार्केट में भेजा, तो वो दो अलग अलग तरह का डाटा लेके आया, तो उसके दिमाग में एक हलचल हुई, क्यों ना उनके बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो उसने एक नई टर्म को लेके आया जिसको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं, और उसने इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला भी बना दिया। मैंने आपको एक बात बोली है ना, ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा बोरिंग जरूर हो जाएगा, लेकिन चलो ठीक है, जितना भी समझ में आएगा समझेंगे। ज्यादा दिमाग पे बोधरेशन नहीं डालनी, ज्यादा बोधरेशन हमने उन 7 टर्म की डालनी जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी कि आर निकालने का फार्मूला पता लग गया। आप देखो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आई, 0.25 आई, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आई, तो इसका मतलब इन दो तरह के जो आपको वेरिएबल दिए हुए हैं एक्स और वाई, उनके बीच में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। यस। अगर आर की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो आप क्या कहोगे, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इनडायरेक्ट। लेकिन अगर आर की वैल्यू 0 आ जाती तो मैं कहता हूं उनके बीच में कौन सा रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, अपनी तरीके से वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। और यस और नो। लेकिन अब एक इसका दूसरा फार्मूला भी देख लेते हैं। इसका दूसरा फार्मूला ये है, ये भी लिख लो आप, R इक्वल टू एन, नहीं ये नीचे है, एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और ऊपर है एक्स आई माइनस में एक्स बार, वाई आई माइनस में वाई बार। ये एनी हाउ मेरे को फार्मूला याद होना चाहिए। इसको नीचे लिख लेते हैं, एक बार मैं इसको रब कर दूं जो नीचे लिखा हुआ है। आर का हमारा दूसरा फार्मूला हो गया एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और ऊपर क्या लिख दिया, एक्स आई माइनस में एक्स बार और वाई आई माइनस में वाई बार। ये मेरे को फार्मूला याद रखना है। उदाहरण इसको, अब फॉर एग्जांपल इसको डिस्कस करते हैं एक बारी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बना उसको देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बना, जिस तरह एक क्वेश्चन तो ये लिख दिया मैंने आपके सामने। पेपर में आपके अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो सब कुछ पका पकाया देगा आपको, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो आज नोटबुक के ऊपर आर का फार्मूला लिख देना,
और इन दो क्वेश्चन को रिकॉल करना कि कैसे हमें वो सारी चीजें दे रहा था, बस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी थी। अब इधर देखते हैं, एक क्वेश्चन ये आ गया, यानी कि आज आर के दो फार्मूले पता लगे और आर का जो आंसर आता है वो आंसर मुझे क्या बताता है। कई बार वो मेरे को ना क्वेश्चन दे देगा और वो मेरे को टाइप ऑफ रिलेशन मांगेगा, तो मुझे आर का आंसर निकालना है। आंसर पॉजिटिव आ गया तो मुझे पता लगे क्या बोलना है, नेगेटिव आ गया तो पता लगे क्या बोलना है, और अगर जीरो आ गया तो इंडिपेंडेंट रिलेशन, यस और नो। अब एक क्वेश्चन ये आया कि उसने मुझे ये कह दिया कि इसकी वैल्यू भी जीरो, इसकी वैल्यू भी जीरो, और एक्स आई वाई आई की वैल्यू 12, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और एन, ये दे दिया 2, ये दे दिया 3 और ये दे दिया मेरे को 10। अब कहता है मेरे को आर बता। अब जिसको ये वाला फार्मूला पता था वो तो कहेगा लो सर एक्स आई माइनस में जीरो, एक्स आई माइनस में जीरो, तो ये एक्स आई बन गया, वाई आई माइनस जीरो तो वाई आई बन गया। अपोल में एन की जगह 10 पुट कर दिया, इसकी जगह 2 पुट कर दिया, इसकी जगह 3 और इसकी जगह क्या पुट कर दिया 12। तो 12 10 2 into में 3, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2/10, आंसर कितना आ गया 1/5, यानी कि 0.2 आने में नहीं आ रही है इसको। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको आर निकालना आना चाहिए। तो आई होप दिस विल बी क्लियर, यस और नो। कर दो इसको रब, इसको मैं लागू कर रहा हूं, और आर की वैल्यू 1 का मतलब पता लग गया, पॉजिटिव का नेगेटिव का। आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, ये भी बात क्लियर होगी। अब नई चीज डिस्कस करते हैं। अब उसका दिमाग, एक छोटी सी चीज और डिस्कस करूंगा यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल मैंने दो तरह का डाटा ले लिया, दो तरह का क्या ले लिया डाटा, रब कर दो इसको। तो आज मेरे को एक तो उसके दिमाग में आया कि हमें रिलेशन निकालते हैं, तो उसने रिलेशन भी निकाल दिया, लेकिन अभी उसका दिमाग शांत नहीं हुआ। अब उसने ये देखा, उसने विराट कोहली के रन लिखे और उसने किसके रन लिख दिए, रोहित शर्मा के लिख दिए फॉर एग्जांपल। अब दो तरह का डाटा ये हो गया। अब विराट कोहली के रन ये है 100, 0, 0, 0 एंड 25, और विराट कोहली के रन ये है कितने 50, 30, 35, 15, एक मिनट यार 50, मैं आपको मैं लिख लेता हूँ 20 और यहाँ पर 30, 50, 100 और यहाँ 20। अब दो तरह के डाटा लिख दिए मैंने। अब कई बार क्या होता है, दो तरह के डाटा दिए गए, जब मैंने उनका मीन निकाला, अगर मैं इधर मीन निकालता हूं तो कितना आएगा 150/5, यानी कि कितना आ रहा है 30 आ रहा है। अगर मैं इधर मीन निकाल रहा हूं तो इधर भी कितना आ रहा है 80, 100 और 150, 150/5 यानी कि कितना आ रहा है 30 आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब दो तरह के डाटा दिए जाते हैं ना, उसका मीन भी सेम होएगा, और जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फॉर एग्जांपल दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम आ गया, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या आ गया सेम आ गया, फॉर एग्जांपल 5 आ गया, फॉर एग्जांपल 5 आ गया, फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर मैं आप देखो, अगर आपको दो डाटा दिए गए, आपको ये कह दिया गया ओए विराट कोहली की भी एवरेज कितनी है 30 की है, रोहित शर्मा की भी एवरेज कितनी है 30 की है, उसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, उसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया हु इज मोर कंसिस्टेंट, हु इज। कई बार दो तरह का डाटा तो दिया जाता है, लेकिन उस डाटे से ये नहीं पता लगता कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है। और फॉर एग्जांपल दोनों का मीन सेम आया, फॉर एग्जांपल दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या है सेम, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि दोनों को ज्यादा कंसिस्टेंट है। कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, रोहित शर्मा कंसिस्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसने तो एक मैच में रन मारे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी रन ना मारता और यहाँ पर भी 50 रन मार दिए। अब ये वाला बंदा तो 2 मैचों में रन मार रहा है 150, तो ये कंसिस्टेंट थोड़ी ना है। कंसिस्टेंट कौन है, जो रेगुलर में रन मार रहा है, और यस और नो। तो कई बारी जब दो तरह का डाटा होता है, रिलेशन तो निकालना सीख लिया, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, यहाँ पर भी वो चीज निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार ये पता लगाना हो जाए कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो उसके लिए एक वर्ड है, एक और टर्म आई कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, नहीं उसके लिए कौन सी टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ। अब उसके लिए एक नई टर्म आ गई, जब भी आपको दो तरह का डाटा दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा which one is more, who is more consistent या which data is more consistent,
तो उसके लिए हमने एक और टर्म निकालनी होती है, और वो टर्म क्या है, ये है जो आपके सामने है। अब ये निकालेंगे कैसे सर जी? हम तो इसका निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और हम इसका निकालेंगे। मेरे का कैसे निकालेगा सर जी? इसका जो मीन आया है, इसका जो मीन आया है, नहीं, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया उसको डिवाइड कर दूंगा मीन से, और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और इसी प्रकार इसका कैसे निकालेगा? वही, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको मीन से डिवाइड कर दूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा? इधर भी एक आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा? फॉर एग्जांपल इधर आंसर क्या आया, यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट सेम ले लिया, अदरवाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस होएगा, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन अभी मैं दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल इधर भी आंसर आ जाएगा, इधर भी आंसर आ जाएगा। जिसका आंसर छोटा होगा, which has, यहाँ पर हमने तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट सेम ले लिया है, लेकिन कई बार एप्रोप्रिएट सेम नहीं होगी, ये थोड़ी सी ज्यादा होगी, ये थोड़ी कम होगी, और ये थोड़ी सी कम होगी, और ये थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा, मतलब नियर अबाउट सेम होगी। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, which has लो वैल्यू, जिसकी वैल्यू कम होती है, दैट इज मोर कंसिस्टेंट, दैट इज, यानी कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा, जिसका आंसर ये कम आएगा, वो ज्यादा क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वहां से चीज समझ में आएगी। एक बार भी कराता हूं मैं क्वेश्चन, फोटो लेने वाली इसकी। तो अगेन अगर मेरे को दो डाटा दिए जाते हैं, अगर मैं देखता हूं दोनों के डाटा में मीन लगभग लगभग सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दोनों का सेम है, लेकिन मुझसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि बताओ कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो उसके लिए एक नई टर्म आ गई, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और उसको निकालने का मेरे को फार्मूला पता लग गया, मेरे को निकालने का फार्मूला पता लग गया, बस वैल्यू निकाल लूंगा, जिसकी वैल्यू कम आएगी समझ लो वही ज्यादा क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। यस और नो? यस और नो? अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार ना, मैं ढूंढ लेता हूँ। ऐसे जो क्वेश्चन ना आपको रेगुलर में नहीं दिखेंगे, कभी कभी ही दिखेंगे। अब जिस तरह देखो, मेरे को कोई भी बात बता रहा हूँ तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा है। कहाँ गया यार क्वेश्चन? था तो सही, इसका एक आता ही था क्वेश्चन। एक होगा ये टॉपिक का क्वेश्चन देखते हैं ऊपर। रे स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी वेरियस, ये फैन वगैरह मत लो, फैन वगैरह इस ये वाला फैन यहाँ यहाँ से ऑन करना पड़ेगा बस। एक मिनट स्टूडेंट, अभी इसका क्वेश्चन दिख नहीं रहा है मेरे को। कंबाइन में सारे ना मेन मीडियम मोड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ये। चलो जैसे इसका क्वेश्चन दिखेगा ना, मैं आपको फिर बताता हूँ। एक अगली टर्म डिस्कस करते हैं हम। रब करो स्टूडेंट इसको। हाँ ये रहा। अब दो क्वेश्चन देखना स्टूडेंट, क्वेश्चन इस प्रकार का आ गया, मैं एक बार फोटो खींच रहा हूँ और ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। कैलिन क्या हो गया बेटा? एक बार फोटो शेयर कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा किस प्रकार का बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ग्रुप में शेयर किया मैंने।
देखना 16 क्वेश्चन। अभी यहाँ पर आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन इस प्रकार आ गया, आपको दो तरह का डाटा दिया हुआ है, बेटा इस बुक में नहीं है, इस बुक में नहीं है, पाथफाइंडर की बुक में है। आपको दो बच्चों के नंबर दिए हुए हैं, ए के और बी के। आपको यहाँ पर मैंने कहा है ना, ये वाला जो अब अपना दूसरा पार्ट है ना स्टैटिस्टिक्स का, ये थोड़ा सा बोरिंग ही है। बस आपको फार्मूले फार्मूले याद करना, और अभी तो शुरुआत हुई है। ऐसे ऐसे मेरे को 3-4 फार्मूले और याद करने हैं। अब यहाँ पर ए का डाटा क्या दिया उसने मेरे को, 16 क्वेश्चन है बेटा, बुक में नहीं है इसकी बात। तो पता नहीं वो मॉडल अलग होएगा यार, फोटो भेजे उसी को देख लेना। अभी यहाँ पर ए के नंबर दे दिए 71, 56, 55 और बी के मार्क्स दे दिए। बी के मार्क्स क्या दिया, 55 दे दिया। अब ये दे दिए। अब वो मेरे को ये कहता है एवरेज स्कोर ऑफ ए एंड बी आर सेम बट ए इज कंसिस्टेंट। अब जैसे ये वाला वर्ड डाले ना कंसिस्टेंसी वाला, तो उसके लिए मेरे को किसकी याद आएगी, सर जी आप ऐसा करो, इसके ऊपर भी ये वाला फार्मूला लगाओ और इसके ऊपर भी ये वाला फार्मूला लगाओ। लेकिन अभी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेकिन अब मेरे को फास्ट और एक्यूरेट तो होना ही चाहिए। सर दोनों के ऊपर फार्मूले लगाओ ये वाले और दोनों के फटाफट आंसर देखो। लेकिन अब इसके लिए पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, इसका मीन भी निकालना पड़ेगा और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा। इसका भी मीन निकालना पड़ेगा, इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं आपको बताता हूँ इसका आया क्या। इतना टाइम हमें यहाँ पर, लेकिन अगर आपके पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना, तो नंबर वो छोटे छोटे ही देगा आपको, इतने बड़े बड़े नंबर नहीं देगा। अब फॉर एग्जाम्पल इसका मीन इन्होंने निकाला 60 और इधर इसका मीन इन्होंने निकाला 59, इधर इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला 9.52 और इधर इन्होंने निकाला 14.9। अब लगभग लगभग देखो आप इनकी एवरेज सेम है, लेकिन एवरेज डिसाइड नहीं करेगी कि कौन कंसिस्टेंट है। वो जैसे मैंने अभी आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा के रन का एग्जांपल लिखा था, एवरेज सेम हो सकती है लेकिन कंसिस्टेंसी अलग अलग चीज होती है। तो इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड किया, इधर डिवाइड कर रहा है तो 9.52 को किससे डिवाइड किया, 60 से, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 15.87। और यहाँ पर जब डिवाइड कर रहा है 14.9 को 60 से, तो यहाँ पर लगभग लगभग आंसर कितना है 25.25। तो जिसकी भी वैल्यू कम होगी, अब वैल्यू कम किसकी है, इसकी, तो इसका मतलब ए नाम का जो बच्चा है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। और यस और नो, समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर आज के बाद अगर आपको कोई दो डाटा देगा और आपको ये कहेगा कि बताओ कि कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है, या आपको एवरेज दे दी आपको, और अगेन आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी शायद ना दे, आपको डायरेक्ट वैल्यू देगा, आपको डायरेक्ट मीन दे देगा, आपको दो डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा और आपको ये कहेगा बताओ कौन कंसिस्टेंट है। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बस फार्मूले में वैल्यू पुट करके आपने आंसर निकाला और आपने बताना है कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है कौन ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, और यस और नो, डन भाई। अब जिस तरह एक क्वेश्चन देखो आपकी बुक में PYQ में, क्वेश्चन नंबर क्या है PYQ का, ये छोटी छोटी टर्म और ये छोटे छोटे फार्मूले आपको याद रखने हैं। इधर देखो 239, जब भी आपसे, जिस तरह मैंने यहाँ पर क्या निकाला, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला कि नहीं निकाला, लेकिन अब 239 अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना अपने ये बुक में, तो आपसे क्या मांग रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन मांग रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो जब भी वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मांगे और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन मांगे, तो आपने करना क्या होता है,
जिसका वो कोएफिशिएंट मांग रहा है उसको निकालो, मीन डेविएशन निकालेंगे हम सर, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, मीन से डिवाइड कर देंगे। अगर वो आपको परसेंटेज में आंसर दे रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर वो परसेंटेज में नहीं मांग रहा तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जिसका वो आपसे पॉइंटों में मांग रहा है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, वो कर लोगे यहाँ पर। अब मीन डेविएशन आपको निकालना आता है और मीन आपको निकालना आता है, बस वैल्यू पुट करने का, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना मीन डेविएशन अबाउट मीन है। अब ये चीज मैं निकाल सकता हूँ, दीवार से निकाल सकता है ना मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो पहले मीन, पहले तो हम क्या करेंगे, दिए गए डाटा का, ये जो मेरे को डाटा दे रहा है, डाटा क्या दे रहा है, 21 34 23 39 26 37 40 22 33 27 20 33 और 27। तो ठीक है, ये तो ऑब्जर्वेशन दे रहा है, इसका मीन निकाल दियो और इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल दियो, दोनों चीजें मैं निकाल सकता हूँ भाई। ये फार्मूला मेरे को याद रखना है, वो कर लोगे कि नहीं कर लोगे। तो आज मेरे को टर्म कौन सी पता लगी सर, एक तो आज आपने मेरे को दो तरह, सर कल तक तो क्या होता था, आप मीन मीडियन मोड निकालते थे ना, वो सातों चीजें वो एक ही तरह का डाटा दिया जाता था, पर आज कितनी तरह का डाटा दिया जाएगा, दो तरह का। और वो मुझसे क्या मांगेगा, फाइंड रिलेशन बिटवीन बोथ। जब भी वो मेरे से रिलेशन मांगता है दोनों के बीच में, तो मैं किसको अप्रोच करूंगा, मैं आर को अप्रोच करूंगा। और आर निकाल, पेपर में आपको दो तरह का डाटा नहीं देगा, मैंने आपको दो क्वेश्चन दिखा दिए, बस आपको उसके दो फार्मूले पता होने चाहिए, आपको सब कुछ पका पकाया मिलेगा। आर की वैल्यू निकाल दो, अब इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी या फिर क्या आएगी, जीरो आएगी। अगर पॉजिटिव आएगी तो आप कह देना डायरेक्ट रिलेशन है, अगर नेगेटिव आएगी तो इनडायरेक्ट रिलेशन है, और अगर जीरो आएगी तो इंडिपेंडेंट है। और सर इसकी जो वैल्यू होती है, आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। एक बात तो ये पता लगी। दूसरी बात क्या पता लगी, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बीच वन इज मोर कंसिस्टेंट। जब भी आपको दो डाटा दे और आपको ये कहे कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो उसके लिए आपको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। कैसे निकालोगे सर जी, मैं तो दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल दूंगा इस फार्मूले की सहायता से। जिसका लेस आएगा समझ लो वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, जिसका मोर आएगा वो लेस कंसिस्टेंट है। समझ में आ रही है बात। तीसरी बात क्या पता लगी मेरे को, अगर वो मेरे को डाटा देता है तो मेरे से क्या मांग सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जब भी कोएफिशिएंट मांगेगा हमेशा मीन से डिवाइड करते हैं, जिसका मांगेगा उससे ऊपर न्यूमरेटर करना है, और यस और नो। तो बेसिक सी टर्म्स मेरे को पता लगी, लेकिन अभी भी उस दिमाग का मतलब शांति नहीं बैठी, अभी और भी उसने बहुत चीजें निकाली थी, अब बाकी चीजें निकालते हैं। आया मशहूर से
तो स्टूडेंट हम यहाँ पर ना एक छोटी छोटी टर्म को डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन कैसा बन सकता है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन की संख्या बहुत ही कम होती है जो आप देख भी सकते हैं आपकी बुक में। बस जितने भी क्वेश्चन है ना उनकी प्रैक्टिस कर लेना और ये फार्मूलों को एक पेज पे अच्छे से लिख देना। अब दूसरा एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे। पीवाई क्यू की बुक ओपन करना, इसका क्वेश्चन नंबर देखो आप, क्वेश्चन नंबर 236 देखो, 236 देखो क्वेश्चन। प्रिया पीडीएफ ओपन कर रहे हो आप 236 क्वेश्चन के लिए? यस सर कर ओपन करो एक बारी। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो पहले मेरे को इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद मैं आंसर करने के लिए कैपेबल हूँ। सर। हाँ जी, ये जो आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कराया है इसमें सिग्मा स्क्वायर नहीं आएगा? क्या? नहीं नहीं नहीं, अपॉन में ये स्टैंडर्ड सिग्मा ही आएगा बेटा। ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? ठीक है। हाँ, अब 236 क्वेश्चन की पहले थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। देखना स्टूडेंट, एक बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, अगर एक क्लास के अंदर चाहे वो कोई भी क्लास हो, अगर 100 नंबर का टेस्ट लिया जाता है तो ऐसे कितने परसेंट, अगर टेस्ट नॉर्मल है, अगर टेस्ट क्या है नॉर्मल, अब क्लास में कितने तरह के बच्चे होते हैं? एक तो टॉपर होते हैं, एवरेज होते हैं, और एक बिलो एवरेज होते हैं यानी कि नालायक होते हैं। अगर टॉपर की संख्या की, अगर 100 बच्चे हैं तो टॉपर कितने होते हैं 100 में से? मतलब गिनती के, मतलब टॉपर स्टूडेंट यानी 5-10 होते हैं, और नालायक भी कितने होते हैं? वो भी 5-10 होते हैं। एवरेज कितने होते हैं? बाकी के एवरेज बच्चे होते हैं कितने होते हैं? ऐसे होता है ट्रेंड। तो अगेन अगर मैं एक क्लास के बच्चों का ग्राफ ड्रा करूं, ग्राफ क्या ड्रा किया? मार्क्स के बीच में और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में। अगर टेस्ट का लेवल नॉर्मल है तो कम मार्क्स वाले बच्चे भी कम होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्क्स है 10, 20, 30, 40, 50, 60, और यहाँ पर आएंगे फॉर एग्जांपल 100। अगर मैं पूछूं ऐसे कितने बच्चे होंगे जिन्होंने 10 नंबर लिए होंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल ही कम होंगे। 20 लिए होंगे सब थोड़े से ज्यादा होंगे लेकिन बहुत कम होंगे। 30 वालों की संख्या लगभग कम ही होगी। 40 वालों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन जिनके नंबर 50 होंगे वो थोड़े से और ज्यादा हो जाएंगे। 60 वालों की और ज्यादा हो जाएगी, 70 वालों की और ज्यादा हो जाएगी, 80 वालों की थोड़ी सी सैचुरेशन में आ जाएगी, 90 वाला धीरे धीरे संख्या क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी? यस और नो। और लगभग जिसके 95 नंबर होंगे उनकी संख्या भी कम होगी, और 100 वालों की संख्या तो कम होगी कि नहीं होगी? यस और नो। यानी कि जिनके नंबर एवरेज होते हैं, जिनके नंबर ये वाले हैं, उधर तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कहां पहुंच गए? ज्यादा पहुंच गए। जब नंबर कम थे तो उनकी संख्या कम थी। अगर मैं इन पॉइंटों को ज्वाइन कर दूं तो ग्राफ इस प्रकार का बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो। तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ग्राफ। यानी कि जब डाटा मेरा टोटली क्या होता है? लॉजिकल होता है। लॉजिकल मतलब अनबाउंड होता है, फेयर होता है। तो ग्राफ मेरा किस प्रकार का बनता है? इस प्रकार का बनता है कि सर कम नंबर वाले स्टूडेंट कम है, 50, 60, 70, 80 वाले नंबरों पर स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है, और जो टॉपर बच्चे हैं उनकी संख्या कम है, यानी कि जो 90 और 100 के बीच में नंबर लेते हैं। ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा ग्राफ? यस और नो। लेकिन अगर मैं, ये तो था नॉर्मल टेस्ट। नॉर्मल टेस्ट का मतलब क्या है? डाटा क्या है? पेयर है। लेकिन अगर मैं लेंथी टेस्ट कर दूं, अगर टेस्ट का मैंने लेंथ ही बढ़ा दिया तो अब क्या होगा? खुद ही कॉमन सेंस लगा दिखांशु,
अगर हम टेस्ट का थोड़ा सा लेवल बढ़ा दें तो बच्चों के कम नंबर आएंगे कि बच्चों के ज्यादा नंबर आएंगे? यानी कि कम नंबर में बच्चों की संख्या ज्यादा होगी कि नहीं होगी? और ज्यादा नंबर कितने बच्चों के आएंगे? बहुत ही कम बच्चों के आएंगे। अब इस बात को हम किसका रूप देते हैं? लेंथी टेस्ट पर मैं मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ग्राफ बनाता हूं। तो आपने कहा सर अब की बार कम मार्क्स होंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे? ज्यादा। कम ज्यादा मार्क्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते जा रहे हैं? कम। और सर बहुत ज्यादा नंबर होंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे? बहुत ही कम होंगे कि नहीं होंगे? तो अब की बार ग्राफ कैसा बनेगा? अब की बार ग्राफ इस प्रकार का बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो। यानी कि बीच वाली चीज, यानी कि मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है मिडल। तो मिडल वाले बच्चे कितने होंगे? मिडल वाला यहाँ पर होगा। जब ग्राफ इस प्रकार का होता है, मीडियन हमेशा बीच में आता है स्टूडेंट्स। मोड क्या होता है? जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे होंगे और सबसे ज्यादा बच्चे लगभग हो गया यहाँ पर ही होंगे कि नहीं होंगे? यानी कि मीडियन के बिल्कुल नजदीक होंगे। तो यहाँ पर या आप यूं समझ लो कि मीडियन और मोड हमेशा, मीडियन हमेशा बीच में आएगा। इसका जो मोड होगा, मीडियन होगा और मीन होगा, लगभग क्या होंगे? सेम ही होंगे। लगभग इसके मीन मीडियन मोड क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। आसपास में थोड़ा सा गैप होता है। इसके बारे में हम कोई भी कंक्लूजन निकालेंगे जो हमारा सिमेट्रिकल ग्राफ होता है। लेकिन अब इधर आ जाओ। अगर अब मैं इधर बात करता हूं, सर अब लेंथी टेस्ट था तो ज्यादा बच्चों की संख्या, यानी कि कम नंबर पर बच्चों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी नहीं होगी? यस और नो। यानी कि यहां पर अगर मैं आपसे मोड डिस्कस करूं, ज्यादा बच्चे, मोड का मतलब क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। अब मोड मेरा क्या हो जाएगा? मतलब मार्क्स क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस और नो। भाई ज्यादा बच्चों के, अब ज्यादा बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं कि ज्यादा आ रहे हैं? ज्यादा बच्चों के नंबर क्या आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। तो मोड क्या हो गया? कम हो गया। मीडियन ये हो जाएगा और मेरा मीन कहाँ हो जाएगा? मीन और मोड हमेशा कहाँ रहते हैं? एंडिंग पॉइंट पे रहते हैं, मीडियन बीच में आता है। तो मेरा ऑर्डर कैसा रहेगा? इस प्रकार रहेगा। और ये वाला ग्राफ देखो क्या हो रहा है? फ्लैट हो रहा है राइट में। तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ? राइट स्क्यूड ग्राफ भी बोल देता हूँ। तो राइट स्क्यूड ग्राफ का मतलब ये हो गया सर कम नंबर ज्यादा बच्चों के आ रहे हैं, यानी कि मोड क्या होगा? कम मार्क्स होगा। तो यानी कि मोड मेरा ये होगा, मीडियन यहाँ आएगा। तो मेरा ऑर्डर क्या रहता है? इस प्रकार रहता है। लेकिन अगर मैं अब इसका उल्टा, अब की बार मैंने टेस्ट को क्या ले लिया? वेरी इजी ले लिया। अब की बार टेस्ट हमने क्या ले लिया? वेरी इजी। तो अब की बार क्या होगा? ज्यादा बच्चों के नंबर क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे। सर अब की बार जो कम नंबर है ना, बहुत ही कम बच्चों के आएंगे। अब तो सर जो आपके 50-60 नंबर है ना, उनसे बच्चों के ज्यादा ही आएंगे। 70-80 यहाँ पर संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो ग्राफ मेरा किस प्रकार का होएगा? इस प्रकार का होएगा कि नहीं होएगा? यस। तो एक तो था बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट। नॉर्मल टेस्ट में सर पैटर्न इस प्रकार का रहेगा। लेंथी टेस्ट में सर जो कम नंबर होंगे वो ज्यादा बच्चे लेके आएंगे, इसलिए कम नंबर ज्यादा बच्चे, तो मोड मेरा सबसे छोटा हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ज्यादा बच्चे क्या लेके आ रहे हैं? ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं। अगर ज्यादा, और जो ज्यादा चीज होगी उसी को क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। तो मोड मेरा हाईएस्ट होगा, मोड मेरा हाईएस्ट होगा और वही मीडियन मेरा बीच में आता है। और यहाँ पर मेरा क्या आएगा? मीन आएगा। और यहाँ पर ग्राफ आपका क्या हो रहा है? लेफ्ट में ये था आपका सिमेट्रिक, अब लेफ्ट में ये क्या हो गया? फ्लैट हो गया। तो ये मेरा ग्राफ कौन सा बनेगा? लेफ्ट स्क्यूड बनेगा। लेफ्ट में क्या हो रहा है? ये फ्लैट हो रहा है। अब मैं, यानी कि लेफ्ट स्क्यूड का मतलब ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ यानी कि ये वाला पैटर्न। और राइट स्क्यूड का मतलब ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ मतलब ये वाला पैटर्न। और ये मेरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में तीनों क्या होते हैं? लगभग सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर कोई जजमेंट पास नहीं होगी। और यस और नो। अब मेरा क्वेश्चन देखना एक बार 236। अब 236 क्वेश्चन में देखो, कह रहा है अब की बार फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है? स्क्यूड टू द लेफ्ट। लेफ्ट में स्क्यूड है, तो लेफ्ट में स्क्यूड है, इनकी फोटो कौन सी बनी है? वो वाली बनी हुई है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर कौन सा है ये। अब ये वाला ऑर्डर आपको कहां पर दिख रहा है? आपको डी ऑप्शन दिख रहा है। तो 236 का आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। समझ में आई कि नहीं आई स्टूडेंट्स? यस और नो। तो मेरे को लेफ्ट स्क्यूड का मतलब पता लग गया, राइट स्क्यूड का पता लग गया, और लेफ्ट और राइट पर सीक्वेंस ऐसा क्यों बनता है वो समझ में आ गया। अगर ये आपको बात नहीं भी समझ में आई तो रिजल्ट याद रख लेना। रिजल्ट लेफ्ट स्क्यूड में मोड सबसे बड़ा होता है और राइट स्क्यूड में मोड सबसे छोटा होता है। यस और नो। मीडियन हमेशा बीच में आएगा और मीन और मोड हमेशा क्या रहते हैं? एंडिंग पॉइंट रहते हैं। और यस और नो। अब चलते हैं हम रेग्रेशन लाइंस। रेग्रेशन लाइंस वाला हम कल करेंगे, कल सब काम का दिमाग खराब हो जाएगा।
भाई ये जो छोटी छोटी टर्म है ना, यानी कि आज हमने क्या सीखा प्रिया, एक तो आर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, और ये आर मेरी क्या हेल्प करता है ये समझ में आ गया। सर जब दो तरह का डाटा दिया जाता है तो वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है या इनडायरेक्ट रखता है, उसके लिए आर में ही हेल्प करेगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 और 1 के बीच में होगी। इसके मेरे को दो फार्मूले समझ में आ गए। अब मेरे को सर क्वेश्चन लेंथी नहीं दिया जाएगा, मेरे को सारी चीजें पकी पकाई दी जाएंगी, बस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी होगी। और दूसरा मेरे को क्या पता लग गया, सर मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला लग गया। अब इसकी जरूरत कब पड़ेगी, सर इसकी जरूरत पड़ती है जब दो तरह का डाटा दिया जाता है, उनका मीन लगभग लगभग सेम होता है, लेकिन मीन को देख के मैं नहीं बता सकता कौन कंसिस्टेंट है कौन कंसिस्टेंट नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या निकालना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसका कम होता है समझ लो वो कंसिस्टेंट क्या होता है, ज्यादा। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे को पता लग गया, लेफ्ट स्क्यूड ग्राफ क्या होता है, राइट स्क्यूड ग्राफ क्या होता है, और लेफ्ट स्क्यूड पे और राइट स्क्यूड के ऊपर मीन मीडियन मोड किस ऑर्डर में होते हैं। वो मेरा लेफ्ट स्क्यूड था, तो लेफ्ट स्क्यूड में सबसे ज्यादा कौन होएगा, मोड होएगा, मोड के बाद मीडियन बीच में आएगा, मीन अपना दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पर। लेकिन अगर टेस्ट मेरा लेंथी है तो ज्यादा बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं, ज्यादा बच्चे होंगे यानी कि मोड के अगर ज्यादा तो उनके मार्क्स कभी कम, तो मोड बिल्कुल कम होगा, मीडियन बीच में और वो में। तो लेफ्ट स्क्यूड में राइट स्क्यूड में मीन मीडियन मोड में क्या ऑर्डर होता है ये पता लग गया, आर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, उसकी वैल्यू से मेरे को क्या पता लगता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें मेरे को आज की क्लियर हो चुकी है। यस और नो, एक बार इसकी फोटो लेना प्रिय, समझ में आई ये बातें, यस और नो। यस सर। लेकिन अगर ये चीजें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल से बाहर भी देखेंगे ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, मेन तो अपने वही है, मीन मीडियन मोड सातों टर्म्स है ना। आप अगर 100 को क्वेश्चन देखोगे पिछले 100, तो पिछले 100 में आपको यही चीजें दिखेंगी, कल बाकी की डायमेंशन लाइंस वगैरह की टर्म्स को डिस्कस करेंगे। एक बार एक टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस नहीं चेक करवा दो कौन से टेस्ट है ये, आप लोगों को ही है क्या, एमडी 2 तो नहीं है ना, ये कौन सा है वैसे, 01 है, पीछे बांटिए, पीछे बांटिए, अच्छा एक रख ले, मैं आंसर भी बोलूंगा, एक बार चेक कर देना। एक मिनट स्टूडेंट सर, इतने आप उतना पढ़ लो, मैं एक बार यहाँ पर थोड़ा काम करवा लेता हूँ। कल ना बाकी के जो और क्वेश्चन है ना, जो इन अटपटी बातों से रिलेटेड आए हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। वैसे अभी एक ही टॉपिक रह गया अपना प्रिया स्टूडेंट्स, अब अपना एक ही टॉपिक रह गया रेग्रेशन लाइंस का। कल हम क्या करेंगे, आज तो सर आपने जो दो तरह का डाटा दिया जाएगा, स्टूडेंट इधर सुनो, एक बार सुनो बेटा, आज तो आपने आर को डिस्कस किया, दो तरह के डाटा के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कल उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कल उसको डिस्कस करेंगे। सभी को पेपर है, अगर पेपर बच गया तो कोई दो भी रख लेना, एक बच गए किधर दे दे, कोई बच्चा दो पेपर भी चेक कर देना साथ साथ है, एक बच गए, एक एक और रख लो। करना पहले का बी, पहले का बी, अरे दो तो रख लो यार, आगे दे दो, गर्ल्स को दे दो। पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का सी, चौथे का ए, पांचवे का ए, चौथे का ए है, पांचवे का भी ए है।
6th का C, 7th का A, 8th का D, 9th का A, 10th का D, 11th का C, 12th का B, 13th का C, हाँ क्या ये है, यहाँ पे तो C लिखा हुआ है भाई। अभी तक जो लिखा हुआ ना आंसर की तो उसी के हिसाब से करता हूँ, सर को बोल देना, मैं बोल दूंगा। बताओ किस किस का बोला है, ट्रैक में डाउट है थोड़ा सा, मैं बोल दूंगा सर को। अभी आप आंसर के हिसाब से करो। 14th का D, 14th का D, 15th का A, 16th का C, 17th का D, 18th का D, 17th का भी D है, 18th का भी D डाटा, 19th का भी डाटा, 20 का बीटा, 21 का डाटा, 22 का बीटा, 23 का A, 24 का B, 25 का A, 26 का डाटा, 27 का बीटा, 28 का डाटा, 29 का बीटा, 30th का डाटा।